मैं आज अपनी ही ड्राइंग रूम में खड़ी हूँ। मेरे हाथ में कागजात है, संपत्ति के कागजात, और मेरे सामने बैठा है पूरा परिवार। मेरी सास, मेरे जेठ जेठानी, मेरी ननद, सब के सब, जिन्होंने मुझे 3 साल तक नौकरानी की तरह रखा, जिन्होंने मुझे हर रोज अपमानित किया, जिन्होंने मुझे गरीब, फटीचर, बेकार कहा, और आज उनके चेहरे सफेद पड़े हुए हैं, क्योंकि आज उन्हें पता चला है कि यह घर जिसमें वो रहते हैं, यह घर जिसे वो अपना समझते थे, यह घर मेरा है, सिर्फ मेरा। और मेरे पास ताकत है उन सबको बाहर निकालने की। लेकिन यह कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। यह कहानी शुरू होती है 3 साल पहले से, मेरी शादी के दिन से। मेरा नाम काव्या है, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने अपनी सास को सबक सिखाया। 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी अर्जुन से। प्यार की शादी थी। हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। अर्जुन सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मैं भी इंजीनियर थी। हम दोनों अच्छी कमाई करते थे। अर्जुन बहुत अच्छा था, प्यार करने वाला, समझदार। लेकिन उसका एक कमजोर पॉइंट था, उसकी माँ। वो अपनी माँ से बहुत डरता था, कुछ भी कह नहीं पाता था। शादी से पहले जब अर्जुन के परिवार वाले मुझे देखने आए, तो मेरी सास ने मेरे घर को देखा। हम मिडिल क्लास परिवार थे। बड़ा घर नहीं था, शानदार फर्नीचर नहीं था, सब कुछ साधारण था। मैंने देखा कि सास जी के चेहरे पर नाक भौं सिकुड़ गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराती रहीं। नकली मुस्कान। शादी हो गई, और पहले दिन से ही मेरी असली परेशानी शुरू हो गई। जब मैं ससुराल पहुंची तो देखा कि घर बहुत बड़ा है। 3 मंजिला, शानदार फर्नीचर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सब कुछ। सास जी ने मुझे घर दिखाया, फिर बोली, देखो बेटा, यह घर तुम्हारे मायके जैसा छोटा मोटा नहीं है। यहाँ सब कुछ ठीक से रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना। मैंने सिर हिला दिया, जी माँ जी। और हाँ, सास जी ने आगे कहा, तुम नौकरी छोड़ दोगी। हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती, घर संभालती हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन माँ जी, मैं इंजीनियर हूँ, मेरी अच्छी नौकरी है। सास जी का चेहरा सख्त हो गया। तो क्या हुआ? अब तुम शादीशुदा हो, घर तुम्हारी जिम्मेदारी है, और वैसे भी तुम्हारी नौकरी से क्या होगा? 2-4 हजार रुपए? हमारे घर में तो महीने का खर्च ही लाखों में होता है। मैं कुछ नहीं बोल पाई। अर्जुन भी चुप था। उस रात मैंने अर्जुन से बात की, अर्जुन, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती। यह मेरा सपना है, मेरी पहचान है। अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़ा। काव्या, मैं समझता हूँ, लेकिन मम्मी को समझाना बहुत मुश्किल है। चलो कुछ महीने रुक जाओ, फिर धीरे धीरे समझाते हैं। मैं मान गई। सोचा कुछ महीनों की बात है, लेकिन वो कुछ महीने 3 साल बन गए। पहले हफ्ते से ही सास जी ने मुझे घर का सारा काम सौंप दिया। खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, सब कुछ। यह तो तुम्हारा फर्ज है, वो कहती। फिर शुरू हुआ अपमान, छोटी छोटी बातों पर। काव्या, यह सब्जी में नमक कम है। तुम्हारे मायके में खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? काव्या, यह फर्श ठीक से साफ नहीं हुआ। तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया भी या नहीं? काव्या, तुम्हारे कपड़े कितने सस्ते हैं। हमारे घर की बहू हो, थोड़ा ठीक से पहनो, हर दिन कुछ ना कुछ। मैं चुप रहती।
सोचती धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन मेरी जेठानी रेखा आई। उसके साथ उसकी माँ भी थी। दोनों बहुत शानदार कपड़ों में थी, महंगे गहने पहने हुए। रेखा ने मुझे देखा, फिर सास जी से बोली, माँ जी, आपने काव्या को इतने सस्ते कपड़े क्यों पहनाए? लोग क्या कहेंगे कि हमारे घर की बहू ऐसी है। सास जी ने मेरी तरफ देखा। क्या करे बेटा, इसके मायके वाले गरीब हैं। इसे शानदार कपड़ों की आदत ही नहीं है। मेरे दिल में चुभ गया, लेकिन मैं चुप रही। रेखा की माँ ने आगे कहा, अरे लेकिन अब तो यह तुम्हारे घर की बहू है, इसे ठीक से रखो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। उस दिन से सास जी ने मुझे और भी ज्यादा अपमानित करना शुरू कर दिया। मेहमानों के सामने कहती, काव्या गरीब घर से है, उसे कुछ नहीं आता, हम सिखा रहे हैं। मैं रोती थी। रात को चुपचाप अर्जुन से कहती, लेकिन अर्जुन बस कहता, काव्या मम्मी ऐसी ही है, तुम एडजस्ट कर लो। एडजस्ट, यही एक शब्द मैं हर रोज सुनती थी। 6 महीने बाद एक दिन मेरी ननद पूजा आई। उसकी शादी होने वाली थी। उसके साथ उसकी सहेलियां थी। सास जी ने मुझे बुलाया, काव्या इन सब के लिए चाय बना कर लाओ। मैंने चाय बनाई। जब मैं ले जा रही थी तो पूजा की एक सहेली ने पूछा, यह कौन है? पूजा हंसी, यह मेरी भाभी है, गरीब घर से है, इसलिए अभी तक हमारे तरीके नहीं सीख पाई है। सब हंसने लगी। मेरा अपमान मेरे सामने, मैं वहीं खड़ी रह गई। ट्रे मेरे हाथ से गिर गई, कप टूट गए, चाय फैल गई। सास जी दौड़ी आई, यह क्या किया? इतनी लापरवाह हो? महंगे कप थे, तुम्हारे मायके में तो शायद प्लास्टिक के कप होंगे। मैं रोने लगी। अर्जुन भी वहां था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखता रहा। उस दिन मेरे अंदर कुछ टूट गया, लेकिन कुछ जागा भी। एक गुस्सा, एक फैसला। उस रात मैंने अपने पापा को फोन किया, पापा मुझसे यहाँ नहीं रहा जाता, मैं वापस आना चाहती हूँ। पापा ने गहरी सांस ली। बेटा, शादी के बाद लड़की का घर वही होता है, तुम्हें वहीं एडजस्ट करना होगा। लेकिन पापा, यहाँ मेरा बहुत अपमान होता है। बेटा, थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने फोन रख दिया। रोती रही, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैं क्यों रो रही हूँ? मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं कमा सकती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। अगले दिन मैंने अपनी पुरानी कंपनी को फोन किया, सर क्या मैं फिर से ज्वाइन कर सकती हूँ? बिल्कुल काव्या, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है, कल से आ जाओ। मैंने तय किया, मैं फिर से नौकरी करूंगी, चाहे सास जी को पसंद हो या ना हो। लेकिन जब मैंने सास जी को बताया तो वो आगबूला हो गई। क्या तुम नौकरी करोगी? मैंने मना किया था ना माँ जी, मैं बैठ बैठे बोर हो रही हूँ, मुझे काम करना अच्छा लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम नौकरी नहीं करोगी। लोग क्या कहेंगे कि हमारे घर की बहू को हम नहीं रख सकते। अर्जुन भी आ गया। मम्मी सही कह रही है काव्या, तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत? मैं तो हूं ना। मैं हार गई, फिर से फोन करके नौकरी मना कर दी। 1 साल बीत गया, 1 साल अपमान का, 1 साल दर्द का। मैं टूट रही थी, हर दिन थोड़ा थोड़ा। फिर एक दिन
कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ बदल गया। मेरे पापा का फोन आया। वो बीमार थे। मुझे उनसे मिलने जाना था। मैंने सास जी से कहा, माँ जी, मुझे अपने घर जाना है। पापा बीमार है। सास जी ने मुंह बनाया। फिर से? तुम तो हर महीने कोई ना कोई बहाना बनाकर जाती हो। माँ जी, बहाना नहीं है। पापा सच में बीमार हैं। ठीक है, जाओ, लेकिन 2 दिन में वापस आ जाना। और हाँ, घर का सारा काम निपटा कर जाना। मैं गई। जब पापा से मिली तो वो सच में बहुत बीमार थे, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ और बताया, कुछ ऐसा जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। बेटा, पापा ने कहा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। तुम्हारी दादी ने तुम्हारे नाम पर एक संपत्ति छोड़ी थी। क्या? मैं हैरान रह गई। हाँ बेटा, एक बड़ा घर दिल्ली में, बहुत कीमती संपत्ति। तुम्हारी दादी ने अपनी वसीयत में लिखा था कि यह घर सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन पापा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर वो अच्छे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो तुम्हारे पास अपना घर है, अपनी संपत्ति है, तुम किसी पर निर्भर नहीं हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। पापा ने मुझे गले लगाया। बेटा, यह कागजात ले जाओ। यह घर तुम्हारा है। और एक बात और, यह घर कोई साधारण घर नहीं है। यह बहुत बड़ा है, 3 मंजिला, उसी इलाके में है जहां तुम्हारे ससुराल वाले रहते हैं। मैं स्तब्ध रह गई। क्या मतलब? जिस घर में तुम रहती हो वो भी उसी सोसाइटी में है ना? हाँ, तो बेटा, तुम्हारा घर भी वही है। पता करो, बी ब्लॉक, नंबर 301। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। पापा, यह तो वही घर है जिसमें हम रहते हैं। पापा मुस्कुराए। हाँ बेटा, तुम्हारी दादी ने यह घर 30 साल पहले खरीदा था, फिर किराए पर दे दिया था। और पिछले साल जब तुम्हारी शादी हुई तो किराएदार निकल गए। तुम्हारे ससुर ने उसी घर को किराए पर ले लिया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब जिस घर में मैं रहती हूँ वो मेरा अपना घर है। हाँ बेटा, और तुम्हारे ससुर हर महीने किराया भी भरते हैं, 50,000 रुपए। वो पैसा तुम्हारे अकाउंट में जाता है। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी। यह सब सच था। जिस घर में मुझे नौकरानी की तरह रखा गया वो घर मेरा था पापा, लेकिन मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता था? बेटा, तुम्हारी दादी की वसीयत में लिखा था कि तुम्हें शादी के 1 साल बाद बताया जाए। देखना है कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर अच्छा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बुरा है तो तुम्हारे पास अपना हथियार होगा। उस दिन मैं बदल गई, पूरी तरह से। मैंने कागजात संभाले, वापस ससुराल आई, लेकिन अब मैं वो काव्या नहीं थी जो डरती थी। अब मैं वो काव्या थी जिसके पास ताकत थी, जिसके पास अपना घर था। लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं देखना चाहती थी कि वो कहां तक जाएंगे, और वो गए, बहुत आगे। 2 हफ्ते बाद सास जी ने मुझसे कहा, काव्या, पूजा की शादी में तुम नहीं आओगी। क्यों माँ जी? क्योंकि तुम्हारे पास ठीक से पहनने के कपड़े नहीं हैं। तुम गरीब लगती हो। लोग क्या कहेंगे? मेरा खून खौल उठा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई। ठीक है माँ जी। शादी के दिन सब चले गए। मैं घर पर अकेली थी। मैंने अपने वकील को फोन किया, सर, मुझे सारे कागजात चाहिए आज। 2 घंटे में वकील साहब आ गए।
सारे कागजात लेकर, किराए की रसीदें, संपत्ति के दस्तावेज, सब कुछ। काव्या जी, वकील साहब ने कहा, यह घर पूरी तरह से आपका है। आप चाहे तो इन लोगों को आज ही निकाल सकती हैं। मैंने सोचा, फिर कहा, नहीं, अभी नहीं, मैं सही समय का इंतजार करूंगी। वो समय आया 3 दिन बाद। सास जी ने घर में एक बड़ी पार्टी रखी। उनकी सहेलियों के लिए 20-25 औरतें आईं। सब अमीर, सब शानदार कपड़ों में। सास जी ने मुझे रसोई में भेज दिया। काव्या, तुम रसोई में रहो, खाना बनाओ, बाहर मत आना। मैंने कुछ नहीं कहा। रसोई में गई, खाना बनाया। फिर जब सब खाना खा रहे थे, मैंने सुना, एक औरत ने पूछा, अरे, तुम्हारी बहू कहाँ है? उससे मिलना था। सास जी हंसी, वो रसोई में है, उसे यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं, वो गरीब घर से है, तुम लोगों के बीच अनकंफर्टेबल हो जाएगी। अरे, इतना बड़ा घर है तुम्हारा बेटा इतना कमाता है, फिर भी गरीब लड़की से शादी की। सास जी ने आह भरी। क्या करें, प्यार में अंधा हो गया था। अब हम झेल रहे हैं। लड़की को कुछ नहीं आता, बस हमारे पैसों पर पलती है। सब हंसने लगी। बस यही मेरी आखिरी हद थी। मैं बाहर आई, सीधे ड्राइंग रूम में, सबके सामने। सास जी ने मुझे देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने रसोई में रहने को कहा था। मैं मुस्कुराई। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, सबके सामने। यह कोई समय है? जाओ अंदर। नहीं माँ जी, यह सही समय है। मैंने अपना बैग खोला, कागजात निकाले। यह देखिए। सास जी ने कागजात लिए, पढ़ने लगी। धीरे धीरे उनका चेहरा सफेद पड़ने लगा। यह क्या है? यह इस घर की रजिस्ट्री है माँ जी, इस घर के मालिक के नाम की। हाँ तो? यह तो हमारा घर है। मैं हंसी। नहीं माँ जी, यह घर आपका नहीं है, यह घर किराए पर लिया हुआ है। हर महीने 50,000 रुपए किराया भरते हैं। याद है? सास जी का मुंह खुला रह गया। बाकी सब औरतें भी ध्यान से सुन रही थी। और यह घर किसका है, यह भी बता दूं? मैंने आगे कहा, यह घर मेरा है, सिर्फ मेरा। मेरी दादी ने मुझे दिया है। मैं इस घर की मालकिन हूं। सन्नाटा छा गया पूरे कमरे में। सास जी की एक सहेली ने कागजात मांगे। पढ़े, यह सच है, यह घर काव्या के नाम है। सास जी बैठ गई सोफे पर। उनके होश उड़ गए थे। तो माँ जी, मैंने आगे कहा, जो किराया आप हर महीने भरते हैं वो मेरे अकाउंट में जाता है। पिछले 2 सालों से मेरे पास 12 लाख रुपए जमा है, आपका दिया हुआ। एक और औरत ने पूछा, लेकिन बेटा, अगर यह घर तुम्हारा था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने उस औरत की तरफ देखा, फिर सास जी की तरफ, क्योंकि मैं देखना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि ये लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर प्यार से रखते तो मैं कभी नहीं बताती, यह घर उनका ही रहता। लेकिन इन्होंने मुझे गरीब कहा, नौकरानी बनाया, हर रोज अपमानित किया। मेरी आवाज कांप रही थी। तो आज मैंने सोचा, सच बता दूं कि जिस घर में ये रहते हैं वो घर उस गरीब लड़की का है जिसे ये इतना नीचा दिखाते हैं। सास जी की सहेलियों ने उन्हें घूरा। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार करती हो? सास जी रोने लगी। मुझे नहीं पता था, ना पता होना भी जरूरी नहीं था, एक औरत ने कहा।
अमीर हो या गरीब, बहू तो बहू होती है। उसके साथ इस तरह का व्यवहार, सब औरतें चली गईं। एक एक करके सास जी का मुंह देखने लायक था। उस रात जब अर्जुन ऑफिस से आया तो सास जी ने सब बता दिया। अर्जुन हैरान रह गया। काव्या, यह सच है? मैंने सिर हिलाया। हाँ, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम मेरा साथ दोगे या अपनी माँ का। और तुमने क्या किया? तुमने एक बार भी मेरा साथ नहीं दिया। जब तुम्हारी माँ मेरा अपमान करती थी, तुम चुप रहते थे। जब मैं रोती थी, तुम कहते थे एडजस्ट कर लो। अर्जुन का सिर झुक गया। मुझे माफ कर दो काव्या। माफी से क्या होगा अर्जुन? 3 साल बर्बाद हो गए। 3 साल अपमान में बीते। अगले दिन मैंने परिवार की एक मीटिंग बुलाई। सब बैठे, सास ससुर, जेठ जेठानी, ननद। अर्जुन, मैं यह घर छोड़ने का सोच रही हूँ, मैंने कहा। सब चौंक गए, लेकिन काव्या, ससुर जी बोले, यह तो मैं जानती हूँ। यह मेरा घर है और मैं चाहूं तो आप सबको निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। सास जी ने आंखें उठाकर देखा। आप सब यहाँ रह सकते हैं, लेकिन मेरी शर्तों पर। कौन सी शर्तें? सास जी ने पूछा। पहली शर्त, आप सबको मुझसे माफी मांगनी होगी। सबके सामने सास जी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने बहुत गलत किया। दूसरी शर्त, मैं नौकरी करूंगी, कोई मुझे नहीं रोकेगा। सबने सिर हिलाया। तीसरी शर्त, इस घर में अब कोई किसी को गरीब या अमीर नहीं कहेगा, सब बराबर हैं। समझे? समझ गए बेटा, ससुर जी ने कहा। और आखिरी शर्त, सास जी, आप महीने में एक बार एक एनजीओ में जाएंगी। वहाँ औरतों को समझाएंगी कि बहू के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सास जी फूट फूट कर रोने लगी। मैं जाऊंगी बेटा, मैं सब करूंगी, बस तू मुझे माफ कर दे। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। सास जी सच में बदल गई। अब वो मुझे रिस्पेक्ट करती हैं, प्यार करती हैं। मैंने फिर से नौकरी शुरू कर दी अपनी पुरानी कंपनी में। अब मैं काम करती हूँ, खुश हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। और घर अब मेरा है। लेकिन अब वो सिर्फ संपत्ति नहीं है, अब वो सच में घर है, जहाँ प्यार है, सम्मान है। सास जी अब सच में एनजीओ जाती हैं। वहाँ दूसरी सासों को बताती हैं, मैंने अपनी बहू के साथ बहुत गलत किया। उसे गरीब समझा, अपमानित किया। लेकिन सच यह था कि जिस घर में हम रहते थे, वो उसी बहू का था। मैं अपने अहंकार में अंधी हो गई थी। आज 2 साल बाद हम एक खुशहाल परिवार हैं। अर्जुन ने भी बदलना सीख लिया है। अब वो मेरा साथ देता है, मेरे फैसलों को सपोर्ट करता है। कल एक नई बहू हमारे घर आई, रोहन की पत्नी। सास जी ने उसका स्वागत किया, प्यार से, सम्मान से। कोई अमीर गरीब की बात नहीं की। शाम को जब सब बैठे थे, सास जी ने नई बहू से कहा, बेटा, इस घर की असली मालकिन काव्या है। यह सब उसकी वजह से है। उसने हमें सिखाया कि रिश्ते पैसों से नहीं, प्यार और सम्मान से बनते हैं। मैं मुस्कुराई। यही तो मैं चाहती थी। बदलाव, असली बदलाव। मेरे पति के परिवार ने मुझे गरीब कहा था, नौकरानी बनाया था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि घर मेरा है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैंने बदला नहीं लिया, मैंने माफ किया। क्योंकि माफी और प्यार नफरत से हमेशा बड़े होते हैं।
आज जब मैं इस घर को देखती हूँ तो मुझे गर्व होता है। गर्व नहीं कि यह मेरा है, गर्व इस बात का कि मैंने इस घर को सिर्फ एक संपत्ति नहीं, एक असली घर बनाया, जहां सब बराबर हैं, जहां कोई गरीब अमीर नहीं, बस परिवार है। और यही सबसे बड़ी जीत है।